हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के विषय में अध्ययन किया था और 2 पार्ट में इसका कुछ पोर्शन कवर किया था। बच्चों, बाकी बचा हुआ इस चैप्टर का पोर्शन हम इस पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट टाइम बच्चों हमने पीएच स्केल के बारे में अध्ययन किया था। पीएच स्केल से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी अर्थात उसकी अम्लीयता या उसकी क्षारता का पता चलता था। पीएच स्केल के द्वारा जब हम वस्तु को परीक्षण करते हैं वस्तु का, तो उससे पता चलता है पीएच स्केल पर जो वैल्यू आती है कि वह वस्तु एसिडिक है या बेसिक। 7 से नीचे यदि वैल्यू आती है तो वह वस्तु एसिडिक होती है, अम्लीय, और 7 से ज़्यादा यदि उस वस्तु की परीक्षण में उसकी मेज़रमेंट आती है 7 से ज़्यादा, 14 से कम और 7 से ज़्यादा, तो वह वस्तु बेसिक होती है, बेसिसिटी वाली वस्तु होती है, अर्थात उसमें क्षारता होती है। और 7 नंबर पे यदि किसी वस्तु का मेज़रमेंट आता है पीएच स्केल पर, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु न्यूट्रल है। जैसे कि पीने का पानी, उसका मान भी पीएच स्केल पर 7 होता है। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में पीएच का क्या महत्व है। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव पीएच आर पीएच सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। बच्चों, हमारी बॉडी में जब पीएच लेवल 7 से लेकर 7.8 तक होता है तभी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है सारे फंक्शन, राइट। और ऐसे ही बच्चों, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 देन इट इज़ टू बी कॉल्ड एसिड रेन। जो बच्चों बारिश होती है, अब बारिश की बूंदों को यदि पीएच स्केल पर डालकर उसकी मेज़रमेंट ली जाए और यदि पीएच स्केल पर उसकी वैल्यू 5.6 से भी कम आए तो हम कहते हैं कि पानी, जो बारिश का पानी है, वो एसिडिक है, अर्थात जो बारिश हुई है वो अम्लीय वर्षा है, अर्थात वो एसिडिक रेन है। इस पीएच मान से हमें पता चल जाता है। उसी तरह बच्चों, सेकंड पॉइंट देखिए, पीएच ऑफ द सॉइल। बच्चों, जब किसान खेती बाड़ी करता है खेतों में, तो जो फसल वह उगाता है, फसल काटने के बाद कई बार ज़मीन में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है उसकी सॉइल में, और कई बार क्षारीयता बढ़ जाती है, बेसिसिटी कई बार खेत की मिट्टी में बढ़ जाती है। ऐसे में उसको न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी एसिडिटी, ज़मीन की मिट्टी की एसिडिटी यदि ज़्यादा है तो उसमें क्षार पदार्थ या बेसिसिटी वाला कोई पदार्थ जो फर्टिलाइज़र टाइप का होता है उसको डालकर उसकी अम्लीयता, उसकी एसिडिटी को कम किया जा सकता है। और उसी प्रकार यदि मिट्टी में क्षारता अर्थात बेसिसिटी भर जाए तो उसमें अम्लीय पदार्थ डालकर उसको न्यूट्रल किया जाता है ताकि मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। जैसे हिंदी में भी इसमें दिया हुआ है बच्चों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे व पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच तक अच्छा परफॉर्म करता है, जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के होते हैं। और वर्षा के जल का पीएच मान यदि 5.6 से भी कम होता है तो हम कहते हैं कि वह वर्षा अम्लीय वर्षा है। और इसी तरह बच्चों, मिट्टी का पीएच, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच उसका अम्लीय हो जाता है, यदि पीएच मान उसका 7 से भी कम आना शुरू हो जाता है, तो हम उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है, जिससे कि मिट्टी न्यूट्रल हो जाए। और यदि मिट्टी बेसिक हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, तो भी हम ऐसा अम्लीय पदार्थ उसमें मिलाते हैं मिट्टी में, जिससे कि मिट्टी न्यूट्रल हो जाए। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हमारे पेट में HCl नाम का अम्ल होता है, एसिड होता है, जो कि हमारा खाना पचाने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो ये देखिए बच्चों, आवर बॉडी, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन।
जो कि खाना पचाने में मदद करता है, HCl एसिड। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब हमारे शरीर में अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब खाना अच्छे से नहीं पचता, तो हमारी बॉडी खुद से ही उस खाने को पचाने के लिए ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज़ करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं? पीपल यूजेज एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। तो हम ऐसी दवाई खाना शुरू कर देते हैं जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम एंटासिड बोलते हैं। उससे वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। ज़्यादा एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आती हैं ये दवाइयाँ, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चौथा पॉइंट देखो बच्चों, पीएच चेंजेस एज कॉजेज ऑफ टूथ डिके। जब हमारे मुंह में जो लार होती है, जो सलेवा होता है, उसका जब पीएच लेवल पे उसका मान 5.5 से भी नीचे हो जाए, तो हमारे मुंह में उस लार की एसिडिटी बढ़ी हुई मानी जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों का डिके होना, उनका सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अपने लार, अपने सलेवे का मान 5.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे दांतों का एनिमल, जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। एंड इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी में तो ये डिजोल्व नहीं होता, बट corrodes when pH is lower than 5.5 due to acid produced by degradation of food particles by bacteria। खाने के जो पार्टिकल्स बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड किए जाते हैं, उनका उसको कह सकते हैं बच्चों, उनका सड़ना, जो खाने का सड़ना जो होता है इस बैक्टीरिया के द्वारा, उसकी वजह से हमारे मुंह में हमारी लार की जो एसिडिटी होती है वो 5.5 से भी कम हो जाती है। जो पीएच मान होता है हमारी लार का, वो 5.5 से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों का सड़ना, उनका संक्षारण, कोरोड होना उनका शुरू हो जाता है। क्लियर? आगे देखो बच्चों, यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। और हमें ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जो कि बेसिक इन नेचर हो, जिसमें शार्पन हो, जिसमें शारता थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि टूथ डिके, जो दांतों का सड़ना है अम्ल की वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है 5.5 से भी कई बार, जैसे हमारे माउथ की और हमारे मुंह में लार जो है उसकी वैल्यू 5.5 से भी जब कम आ जाती है, तो टूथ डिके होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऐसे में हमें ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जो कि उसके अंदर शारता हो, उसके अंदर बेसिसिटी हो, जिसकी वजह से टूथ डिके होना रोका जा सके। 5 पॉइंट देखिए बच्चों, पाँचवा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। बच्चों, जानवरों के अंदर भी एसिड और बेसिस होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की रक्षा कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ए में, बी जो मधुमक्खी होती है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। मधुमक्खी के डंक में भी बच्चों एसिड होता है, जिसकी वजह से जब वो डंक हमें लगता है तो हमें वहाँ पर दर्द होना और खुजली होना शुरू हो जाता है। यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। और उस दर्द से निजात पाने के लिए यदि उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उसको उदासीनीकरण करा जाए बेकिंग सोडा डालकर, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है बच्चों वो क्षारीय होता है, वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर का। इसीलिए जो एसिड उस घाव में, जो मधुमक्खी के द्वारा मारे गए डंक के द्वारा जो घाव उत्पन्न होता है, उसमें एसिड जाता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें बेकिंग सोडा यदि उस पर घाव पर लगा दें तो उससे हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। आगे देखो बच्चों, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन ऑफ पेन। बिल्कुल सेम जैसे मधुमक्खी करती है, वैसे ही ये जो नेटल लीव्स होती हैं उनके स्टिंग्स में भी ऐसा ही मेथेनिक एसिड होता है, जिसको छूने से दर्द और खुजली हमें महसूस होती है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स के विषय में, जो कि हम पहले भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और यदि स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराने से न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कहलाता है, अर्थात उदासीनीकरण।
तो बच्चों जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो जो सॉल्ट हमें मिलता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसका पीएच लेवल 7 होता है। जैसे कि नमक NaCl, जो खाने का नमक हम यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आपस में रिएक्ट कराएं तो हमें जो सॉल्ट मिलता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बाद वो उस थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था और बेस वीक था, इसीलिए जो सॉल्ट हमें मिलता है उसमें एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसका लेवल 7 से थोड़ा कम होता है। आगे देखो बच्चों, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड, अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करवाएं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट हमें मिलता है वो होता है बेसिक इन नेचर, क्षारीय सॉल्ट हमें प्राप्त होता है, क्षारीय लवण, जिसका पीएच लेवल 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर? यही चीज़ बच्चों हिंदी में इसमें बताई हुई है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है जो कि भोजन के पचाने में सहायता करता है। और आगे देखो, पीएच परिवर्तन के कारण दंतशय, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, टूथ डिके होना, दांतों का सड़ना, वो 5.5 से जब लार का मान पीएच लेवल पे कम हो जाता है, 5.5 से भी कम हो जाता है, तो हम मानते हैं कि हमारी लार एसिडिक ज़्यादा हो चुकी है और उसी वजह से हमारे दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। पौधों तथा पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, वो जो मैंने अभी आपको बताया था, मधुमक्खी के डंक से जो अम्ल आता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। और उसी तरह नेटल के डंक वाले बाल, जो मेथेनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में दर्द का अनुभव होता है। तो बच्चों, और इसमें लवणों का पीएच, जो कि इंग्लिश में अभी है मैंने आपको समझाया था, वही इसमें बताया हुआ है। यदि प्रबल अम्ल को प्रबल चारक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो जो लवण हमें प्राप्त होता है वो होता है उदासीन, और उसका लेवल होता है 7 पीएच लेवल पर, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है। खाने का नमक उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और साथ ही साथ सेकेंड एग्जाम्पल देखो बच्चों, यदि प्रबल अम्ल को अभिक्रिया करवाई जाए दुर्बल क्षारक के साथ तो जो लवण हमें प्राप्त होगा वो अम्लीय नेचर का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल था और क्षारक दुर्बल था, कमज़ोर था, इसीलिए जो लवण हमें मिलता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। और इसी प्रकार यदि प्रबल क्षारक को अभिक्रिया करवाई जाए दुर्बल अम्ल के साथ तो जो लवण हमें प्राप्त होगा वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल भी इसमें आपको दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड और CH3COONA का। क्लियर? आगे देखते हैं बच्चों, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो न्यूट्रलाइज करने के बाद एसिड और बेस को आपस में हम जैसे हम अभिक्रिया करवाते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें सॉल्ट मिलते हैं। वो कॉमन सॉल्ट का हम प्रयोग केमिकल के रूप में कर सकते हैं। और वो जो कॉमन सॉल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमें कैसे मिलता है, आइए जानते हैं। बच्चों, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट को हम कैसे कैसे इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि, मैन्युफैक्चर करने की जो विधि होती है वो क्या होती है, आइए जानते हैं। बच्चों, when electricity is passed through the aqueous solution of NaCl, और NaCl के aqueous solution को, नमक के पानी को आम भाषा में कहा जाता है ब्राइन। याद रखना बच्चों, नमक के पानी को क्या कहा जाता है, ब्राइन। जब इस ब्राइन में, नमक के पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो डिकम्पोज कर देता है उसको NaOH में, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में अलग अलग उनको कर देता है। जैसे कि रिएक्शन भी इसमें दिया हुआ है बच्चों, 2NaCl, जब नमक को H2O में, पानी में मिलाया जाता है, 2NaCl प्लस में 2H2O, तो बनता है ब्राइन। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो बच्चों क्या प्राप्त होता है हमें, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में Cl2 गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों। एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे बोलते हैं कैथोड। तो एनोड पर हमें Cl2 गैस, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इन कैथोड्स के पास नियर बाय हमें NaOH सॉल्यूशन प्राप्त होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रीजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग, इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों साबुन बनाने में और पेपर बनाने में और मेटल को डिग्रीज करने में। साथ ही साथ हाइड्रोजन का यूज़ कैसे किया जाता है? एज ए फ्यूल। क्लोरीन गैस का यूज़ कैसे किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पीवीसी बनाने में लिए और सीएफसी बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर NaOH को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें ब्लीच प्राप्त होता है, और ब्लीचिंग का यूज़ हम फैब्रिक को साफ़ करने में भी यूज़ करते हैं बच्चों, और हाउस होल्ड ब्लीचेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ये देखिए वही चीज़ बच्चों हिंदी में इसमें बताई हुई है कि हमें जो साधारण लवण होते हैं उससे हम रसायन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। साधारण नमक से, जैसे इसमें एग्जांपल दिया था कि नमक को पानी में मिलाने से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद हमें NaOH प्राप्त होता है, Cl2 गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, और इन सब का उपयोग भी इसमें बताया हुआ है जो कि अभी मैंने आपको समझाया। अगला है बच्चों विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? याद करने वाली बात है, और उसको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में, पेपर में, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए उसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है CaOCl2। क्लियर? और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरीन गैस से तो हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और साथ में प्राप्त होता है हमें पानी H2O। अब इसका यूज़ क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है? और अगला इसमें है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज और डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर। यही चीज़ बच्चों हिंदी में इसने बताई है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, जो लुगदी प्राप्त होती है उसको सफाई के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, तथा पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। आगे देखते हैं बच्चों बेकिंग सोडा। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, बेकिंग सोडा को हम जनरली बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन यदि इसकी बात करें केमिकल, इसका सूत्र और केमिकल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? और ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है? जब हम NaCl नमक को पानी में मिलाते हैं H2O, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में अमोनिया गैस NH3 अमोनिया गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और साथ ही साथ NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलता है। बच्चों ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद भी करना है और लिख लिख के आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये याद हो जाएं। क्लियर? आगे देखो बच्चों, अब इसको बनाने में इसमें हमें क्या करना पड़ता है और हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर और अमोनिया डालने पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है NaHCO3, एंड इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। और ये बहुत ही माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव इसको बेस कहा जाता है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, देखो बच्चों जब खाने में इस बेकिंग सोडा को डाला जाता है और गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट हमें कैसे मिलता है, तो वो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेम केमिकल रिएक्शन हम इसको लेके चलेंगे, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट। अब इसका यूजेस भी बच्चों देख लीजिए सोडियम बेकिंग सोडा का। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड ऑन मिक्स विद वाटर, CO2 गैस इज प्रोड्यूस
विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो ये जो केक हम बनाते हैं या कोई भी ऐसा बेकिंग प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो वो फूल क्यों जाता है, उसके अंदर इतना फ्लफीनेस कैसे आ जाता है? वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम बेकिंग पाउडर डालते हैं खाने में उसमें बनाते वक्त, तो उसके बाद रिएक्शन जब होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में ऊपर जाती है तो अपने साथ उस खाने के पदार्थ को भी फ्लफ़ी करके जाती है, उसको फुला देती है। क्लियर? और आगे इसका यूज़ देखो बच्चों, एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। जब हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो एज एंटासिड इसका यूज़ हम कर सकते हैं, एंटा एसिड, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक्सेस एसिड को कम किया जा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले। और इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए भी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इसके अंदर भी बेकिंग सोडा का, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं, और सोडा एसिड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखो, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा, जिससे हम कपड़े धोते हैं अपने। जो वॉशिंग पाउडर या साबुन में जो इंग्रेडिएंट होता है वो मेन होता है वॉशिंग सोडा का, और उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये बनता कैसे है बच्चों? दिस इज द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा एंड इट इज़ बेसिक सॉल्ट। ये क्षारीय होता है। और ये बनता कैसे है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा से जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता था, उस सोडियम कार्बोनेट को यदि पानी में मिलाया जाए तो जो मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं वो होते हैं Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिसे बोला जाता है वॉशिंग सोडा। क्लियर? इसका यूज़ कहाँ किया जाता है बच्चों? इन ग्लास फैक्ट्रीज, इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सोप और पेपर इंडस्ट्री, ये सब बनाने में। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में भी। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की, उसको भी ख़त्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। हिंदी में भी बच्चों इसमें जैसा कि बताया हुआ है, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, जो अभी हमने Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O की जो हमने बात की थी, वही बात इसके अंदर बताई गई है हिंदी में ही बच्चों। इसको आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि अलग से कुछ बताया गया आपको, बिल्कुल सेम वही है बच्चों। आगे अगला पॉइंट है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। आइए अब इसके बारे में जानते हैं बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ मॉलिक्यूल की जो हम बात कर रहे हैं उससे बोलते हैं हेमी, और हाइड्रेट मतलब जब H2O मॉलिक्यूल उसमें किसी में ऐड हो जाते हैं तो उसको हाइड्रेटेड बोला जाता है। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जनरली क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब बच्चों जानते हैं इसके बारे में अब हम। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है बच्चों CaSO4.2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। जब इस जिप्सम को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो फॉर्मूला अभी आपने देखा था CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वो हमें कब प्राप्त होता है? जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, क्योंकि 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोराइज हो जाता है, और हमें जो प्राप्त होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और फॉर्मूला उसका मैं आपको बता चुका हूँ, CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, सेमी हाइड्रेटेड। गॉट इट? आगे चलो बच्चों। इट इज़ अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। दोबारा वही चीज़ उलट हो जाती है यदि बच्चों इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी मिला दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। जब इसमें हम 1.5 मॉलिक्यूल पानी और मिला दें तो दोबारा हमें क्या प्राप्त होता है? जिप्सम। और उसका फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है CaSO4.2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है हीट करने पर, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो हमें दोबारा जिप्सम प्राप्त हो जाता है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं और जब वो जमना शुरू हो जाता है, जम जाता है वो, तो उसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्लियर? अब इसका यूज़ देख लो बच्चों।
डॉक्टर्स यूजेस पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो जो प्लास्टर किया जाता है उसमें भी इस पीओपी का यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज़, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, साज सज्जा का सामान बनाने में और टॉयज़ बनाने में, खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेसेज स्मूथ, और किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इस पीओपी का प्रयोग किया जाता है। घरों में आपने देखा होगा बच्चों, सफ़ेदी के बाद जो सफ़ेदी वाला होता है वो दीवारों पे पीओपी भी लगाता है, जिससे कि दीवारें बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं, सरफेस दीवारों की बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। आगे देखो बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने अभी वाटर मॉलिक्यूल्स देखे CaSO4 में भी, वैसे ही कुछ क्रिस्टल्स इसमें और हैं जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। और एग्जांपल्स में दे रखे हैं जैसे CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिसमें कितने मॉलिक्यूल हैं पानी के? 5 मॉलिक्यूल। अगला देखो बच्चों, Na2CO3.10 H2O, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के इसमें? 10 मॉलिक्यूल्स। और CaSO4.2 H2O जिप्सम, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों यही चीज़ में हिंदी में भी आपको बता रखी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग दिया जाता है और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और उसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, POP, ठीक है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या था? CaSO4.2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो जिप्सम को गर्म करने से हमें मिलता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं जब हम, और उसको जमने के लिए जब छोड़ देते हैं, तो जमने के बाद हमें प्राप्त होता है जिप्सम। क्लियर? और उसका यूजेस भी बिल्कुल सेम है जो भी मैंने आपको बताए थे। और हिंदी में इसमें दिया हुआ है बच्चों, क्रिस्टलन का जल, जो क्रिस्टल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में है। जैसे CuSO4, Na2CO3 और CaSO4 में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो इसमें जल के अणु आपको दे रखे हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों चैप्टर कुछ भी हो, जितना मर्जी मुश्किल हो, लेकिन यदि बड़े आराम से, बड़े शांति के साथ आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंटेंट हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। तो बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए, कोई कंटेंट जो आपको सामने है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि फिर भी समझ नहीं आता तो बच्चों करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान के द्वारा यदि आप बात को समझोगे तो यह है कि आप जिस चीज़ पर जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे वो चीज़ आपको उतनी ही आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।